जय हिंद प्यारे साथियों, दिल्ली पुलिस की जो हमने सीरीज स्टार्ट कर रखी है उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हमने 17/11/2023 की शिफ्ट का फर्स्ट पार्ट कर लिया था, जो दोपहर की शिफ्ट थी। आज उसी शिफ्ट का अगला पार्ट हम करते हैं। तो आइए प्यारे साथियों, ज्यादा समय खराब ना करते हुए मुद्दे पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन हमने 20 तक क्वेश्चन कवर कर लिए थे। आज की क्लास में हमारा 21वां क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक एक ऐसा सूचकांक है जो एक नियत अवधि में अर्थव्यवस्था के विभिन्न उद्योगों, समूहों व विकास दर को दर्शाता है। आईआईपी का आधार वर्ष क्या है? तो इसका आधार वर्ष पूछा गया है जो है 2011-12। प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं 2011-12, इससे पहले जो आधार वर्ष था वो 2004, वो 2004-5 था। 2004-5 इससे पहले का आधार वर्ष 2004 से 2005 था। 2004-5 और इससे भी पहले 1993-94 था। इससे पहले 1993-94 था। प्यारे साथियों, आधार वर्ष बदलता रहता है क्योंकि अर्थव्यवस्था के हालातों को सुधारने के लिए। और मैं आपको बता दूं ये 3 क्षेत्र में काम करता है। एक खनन में, एक विनिर्माण में और एक काम करता है ये बिजली के क्षेत्र में, बिजली उद्योगों के क्षेत्र में। तो 3 उद्योगों में यह काम करता है आईआईपी। इसका आधार वर्ष वर्तमान में 2011 है। इससे पहले 2004-5 था, 2004-5 और उससे पहले 1993-94 था। आइए साथियों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एलोरा की गुफा कहां स्थित है? प्यारे साथियों, एलोरा की गुफा औरंगाबाद में स्थित है। मैं आपको एलोरा के बारे में बता देता हूं। एलोरा की गुफा पहली बात तो औरंगाबाद में है। एलोरा की गुफा को यूनेस्को की धरोहर में 1983 में जोड़ा गया था। प्यारे साथियों, 1983 में तीन धरोहरों को जोड़ा गया था, जिसमें एक नाम है एलोरा का, एक नाम है अजंता का और एक नाम है ताजमहल का, ताजमहल। तो यूनेस्को की धरोहर में 3 धरोहरें जोड़ी गई थी 1983 में, एलोरा, अजंता और ताजमहल। एलोरा की गुफाएं प्यारे साथियों औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर है। औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर है। यहाँ पर 34 गुफाएं हैं। 34 मैं आपको बता दूं, गुफा 1 से लेकर गुफा 12 तक ये बौद्ध गुफाएं हैं, बौद्ध गुफाएं। और गुफा 13 से लेकर गुफा 29 तक यहाँ पर हिंदू गुफाएं हैं। और गुफा 29 है, 30 से लेकर गुफा 34 तक यहाँ पर जैन की गुफाएं हैं। तो यहाँ पर टोटल गुफाएं 34 हैं, जिसमें से ये हिंदुओं की गुफाएं भी हैं, जैनियों की गुफाएं भी हैं और बौद्धों की गुफाएं भी हैं। एलोरा का कैलाश मंदिर वो भी हमारी एलोरा की गुफाओं का ही हिस्सा है, जो कैलाश मंदिर है। ध्यान रखना 1983 में इनको यूनेस्को की धरोहर में जोड़ा गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, विच मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट राइबोसोम फ्रॉम द सेल? यहां पे क्वेश्चन पूछा गया है प्यारे साथियों कि राइबोसोम को सेल से सेपरेट अलग करने के लिए करते हैं तो उस विधि को क्या कहते हैं? तो उस विधि को अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन बोलते हैं। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। मैं आपको बता देता हूं राइबोसोम होता क्या है। प्यारे साथियों, सेल का ये वो पार्ट है जहां पर प्रोटीन का संश्लेषण होता है, जहां पर प्रोटीन का संश्लेषण होता है, यहाँ पर प्रोटीनों का निर्माण होता है, इसीलिए इसे प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। यहाँ पर प्रोटीनों का निर्माण होता है। प्रोटीन निर्माण, प्रोटीन संश्लेषण का काम होता है। संश्लेषण प्रोटीन संश्लेषण का कार्य होता है यहाँ पे। इसे प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। प्रोटीन फैक्ट्री, इसे प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। प्रोटीन फैक्ट्री। मैं आपको बता देता हूं प्यारे साथियों, राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है 70S राइबोसोम, एक होता है 80S राइबोसोम। 70S राइबोसोम मैं आपको बता दूं, जो बैक्टीरिया है, जीवाणु है, जो एक प्रकार से प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं। प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल में ये पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं जैसे बैक्टीरिया या किसी प्रकार का विषाणु वगैरह हो गए, ये सब कुछ प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आते हैं। या फिर मैं बात करूं ब्लू ग्रीन एल्गी की, तो इन सब में प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं। एनटीएस जो राइबोसोम होते हैं ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर होते हैं। यूकैरियोटिक सेल के अंदर, यूकैरियोटिक सेल। और यूकैरियोटिक सेल हम जैसे पादप में होती है, पादप में, जंतु में, एनिमल में, तो इन सब में
यूकैरियोटिक सेल होते हैं। प्यारे साथियों, राइबोसोम राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है जिसे प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। दो प्रकार का होता है, 70S 80S। और जो सेल होती है ना, ये भी दो प्रकार की सेल होती है। एक सेल को बोलते हैं प्रोकैरियोटिक, जो बैक्टीरिया है, विषाणु है, जो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, इनके अंदर मौजूद होती है। एक होती है यूकैरियोटिक सेल, जो पादप है, जंतु है, एनिमल है, पक्षी है, इन सब के अंदर जो क्या होती है, यूकैरियोटिक सेल होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और इस सेपरेशन को क्या बोलते हैं, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से भारतीय मौसम को उनकी फसलों के साथ सही सुमेलित कीजिए। प्यारे साथियों, खरीफ की फसल खरीफ की फसल चावल की फसल है। खरीफ की जो फसल है वो चावल की फसल है, जायद की फसलें चारा है, और रबी की फसलें गेहूं है। मैं आपको यहां पे बता देता हूं इन फसलों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। यहां पे समझना, जो खरीफ मौसम में की जो फसलें हैं ये जून से अक्टूबर चलती हैं, बारिश के मौसम में बोई जाती हैं, जैसे धान होगी, मक्का होगी, सोयाबीन होगी। रबी की फसलें नवंबर से अप्रैल चलती हैं, सर्दियों में बोई जाती हैं, और गर्मियों में इसको काटा जाता है। ये गेहूं होगा, चना, जौ, ये होगी। जायद की फसलें मार्च से जून चलती हैं, गर्मी के मौसम में ये फसलें इनका यूज होता है, जैसे चारा होगा, तरबूज होगा, खरबूजा होगा, ककड़ी होगा। तो इस प्रकार की जितनी भी फसलें हैं ये जायद की फसलें हैं। बहुत आसान क्वेश्चन था प्यारे साथियों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का भाग 19 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो अब हमारे संविधान का जो भाग 19 है ये विविध से संबंधित है। यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के फैक्ट इसमें जोड़े गए थे। मैं आपको सारे के सारे संविधान के भाग यहां पर करवा देता हूं, समझना। संविधान में प्यारे साथियों टोटल 22 भाग हैं। हमारा जो मूल संविधान है, एक तो मैं आपको बता दूं, जो मूल संविधान है हमारा, मूल संविधान प्यारे साथियों किसको कहते हैं। मूल संविधान वो संविधान जो 26 नवंबर 1949 के दिन बनकर तैयार हुआ था, और मूल संविधान के में ही भागों की संख्या 22 थी। आज भी भागों की संख्या कितनी है, 22। आज वर्तमान में भी भाग 22 है। वैसे मैं आपको बता दूं, जैसे भाग क होगा, नो मतलब भाग 9 क होगा, 9 ख होगा, यहाँ पे भी भाग 4 क होगा। इन सभी भागों को मिला देते हैं, 14 क होगा। तो इनकी संख्या लगभग 25 के अराउंड बाई पहुंच जाती है। वैसे मूल संविधान में जो भाग थे संविधान में, वो 22 ही भाग थे। भाग की बात करें तो भाग थे अपने संविधान में 22। अनुसूची की बात करें तो मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, और अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद थे हमारे संविधान में 395। आज वर्तमान में भाग 22 है, टोटल मिलाए तो 25 हो जाते हैं। अनुसूची 8 से बढ़कर यहाँ पे 12 हो चुकी है। अनुच्छेद आज भी 395 ही है। मूल अनुच्छेद 395 है। बाकी अगर हम संख्या के तौर पे देखें तो संशोधन कर करके इनकी संख्या 450 प्लस पहुंच चुकी है। लेकिन मूल संविधान में या आज के टाइम पे बात करें, जो मूल संख्या है, जैसे अनुच्छेद 21 मूल संविधान का हिस्सा था, लेकिन बाद में अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। तो ऐसे जो बाद में जोड़े गए, ए करके, बी करके, इन सब को मिला लें तो 450 प्लस इनकी संख्या पहुंच जाती है। आइए साथियों, अगले क्वेश्चन की तरफ एक बार ये देख लेते हैं हम अपने संविधान के भाग। जैसे भाग 1 में संघ और उनका राज्य क्षेत्र है, भाग 2 में नागरिकता है, भाग 3 में मौलिक अधिकार है, भाग 4 में राज्य नीति निर्देशक तत्व है, भाग 4 क में मौलिक कर्तव्य है, भाग 5 में संघ है, भाग 6 में राज्य है, भाग 7 को निकाल दिया गया, यहाँ पे निरस्त कर दिया गया। भाग 8 को संघ राज्य क्षेत्र है, भाग 9 में पंचायत है, भाग 9 क में नगर पालिका, और भाग 9 ख में सहकारी समितियां हैं। भाग 10 में अनुसूचित जाति जनजाति का क्षेत्र है। भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध को दर्शाता है। भाग 12 वित्त, संपत्ति, सुविधाएं और वाद विवाद से संबंधित है। भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार से संबंधित है। भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं से संबंधित है। 14 क अधिकरण से संबंधित है। भाग 15 निर्वाचन से संबंधित है। भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध से संबंधित है। भाग 17 राज्य की भाषा से संबंधित है, राजभाषा से संबंधित है। भाग 17 आपात उपबंधों से संबंधित है। भाग 19 जिसका प्रश्न पूछा गया था, यहाँ पे प्रकीर्णन लिखा हुआ है, और प्रकीर्णन का अर्थ होता है विविध, यानी कि अलग अलग कुछ क्षेत्र इसमें जोड़े गए हैं। भाग 20 संविधान का संशोधन से संबंधित है। संविधान में जो संशोधन होते हैं
अनुच्छेद 368 के तहत होते हैं। और ये जो अधिकार है, ये जो हमने कॉपी किया है, ये साउथ अफ्रीका के संविधान से हमने कॉपी किया है। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है। भाग 22 में संक्षिप्त नाम हिंदी प्राधिकरण पाठ निरसन इस प्रकार है। तो उम्मीद है प्यारे साथियों, ये इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसको सेव कर लें। यहाँ इनको ना एक बार प्यारे साथियों, अगर आप दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो डेली वीडियो के एक वीडियो कंटेंट को आप जरूर याद करें, क्योंकि एकदम से फिर आपको याद नहीं होगा, कंटेंट बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, खालिस्तान अक्षेत्र भारत में श्रम शक्ति का सबसे बड़ा नियोक्ता है। इसका राइट आंसर है प्यारे साथियों कृषि। राइट आंसर है प्यारे साथियों इसका कृषि। मैं आपको बता देता हूं, भारत में श्रम शक्ति के हिसाब से अगर हम देखें, सबसे ज्यादा जो श्रम करवाता है या काम करवाता है या जो एक प्रकार से रोजगार दे रहा है वर्तमान में, वो कृषि है। इसके अलावा प्यारे साथियों सूती वस्त्र सेकंड नंबर पर सर्वाधिक है। और गवर्नमेंट के उद्योगों से हम बात करें तो रेलवे सबसे बड़ा नियोक्ता है। रेलवे सबसे ज्यादा जॉब दे रहा है वर्तमान में। सबसे ज्यादा भारत की पॉपुलेशन कृषि करती है। अगर उद्योगों की बात करें तो सूती वस्त्र सबसे अधिक उद्योग देता है और दूसरे नंबर पर रेलवे सबसे ज्यादा काम देती है, जॉब देती है। तो समझना प्यारे साथियों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय बास्केटबॉल महासंघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1950 में। प्यारे साथियों, अगर आप वीडियो के साथ लगातार बने हुए हैं तो आपको पता होगा कि पिछली वीडियो में हमने बहुत सारे ऐसे संघ जो खेलों से संबंधित है उनको कवर कर लिया है। मैं रिवीजन कराने के लिए मैंने एक स्लाइड यहाँ पे भी लगवाई है। इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। मैं एक बार रिवीजन करा देता हूँ। रिवीजन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये हमने पहले कर लिए हैं। अब मैं इसको केवल रिवीजन के तौर पे बता रहा हूं आपको, देखो समझना। यहाँ पे है भारतीय वॉलीबॉल संघ 1951 में चेन्नई के अंदर। भारत में वॉलीबॉल संघ का संचालन और प्रोत्साहन के लिए यहाँ पे बनाई गई थी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई की स्थापना 1928 में मुंबई के अंदर हुई थी। भारतीय हॉकी महासंघ की स्थापना 1925 में, इसके बाद नई बनी 2009 में, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन 1937 में नई दिल्ली के अंदर। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया 1934 में नई दिल्ली के अंदर। भारतीय कुश्ती महासंघ 1958 में नई दिल्ली के अंदर। भारतीय बॉक्सिंग फेडरेशन 1949 नई दिल्ली के अंदर। भारतीय टेबल टेनिस महासंघ 1926 नई दिल्ली के अंदर। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ 1946 नई दिल्ली के अंदर। और भारतीय ओलंपिक संघ 1927 नई दिल्ली के अंदर। प्यारे साथियों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको जरूर आप रिवाइज करना। अगला है भारतीय, ये बीसीसीआई की तो हमने पिछले इसमें पढ़ लिया 1928। भारतीय ओलंपिक संघ 1927। भारतीय फुटबॉल संघ 1937। बैडमिंटन संघ की स्थापना 1934। कुश्ती महासंघ की स्थापना 1958। हॉकी इंडिया कब बना? 2009 में। भारतीय बॉक्सिंग फेडरेशन कब बना? 1949 में। भारतीय एथलेटिक्स फेडरेशन कब बना? 1946 में। पहली नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप 1952 में खेली गई थी चेन्नई के अंदर। और वॉलीबॉल के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो अजय सिंघानिया है। यहाँ पे ये उसी स्लाइड को लगाया गया है, वहां पे वॉलीबॉल से क्वेश्चन आया था। उम्मीद है प्यारे साथियों सारी की सारी तमाम जानकारियां आपको अच्छी लगती होगी। अगला क्वेश्चन हमारा, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निम्नलिखित में से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को, प्यारे साथियों, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। राष्ट्रपति के पास ये पावर होती है कि किसी भी संघ लोक सेवा आयोग के अधिकारी को हटा सकता है या उसका चयनित कर सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे 1997 में संगीत के लिए जापान आर्ट एसोसिएशन का प्रीमियम इंपीरियल पुरस्कार मिला है? तो वो मिला है पंडित रविशंकर को। पंडित रविशंकर, प्यारे साथियों, पंडित रविशंकर सितार से संबंधित हैं। ये सितार बजाते हैं, सितार, पंडित रविशंकर, और इन्हीं को यह अवार्ड मिला है। पंडित रविशंकर के बारे में तमाम जानकारियां हमने पढ़ ली है पिछली वीडियो में। ज्यादा सेम कंटेंट ना करते हुए हम आगे रिपीट होते हैं। अगला है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे कम है? तो वो है दादर और नगर हवेली की। दादर और नगर हवेली की यह सबसे कम है। सबसे ज्यादा किसकी है प्यारे साथियों? सबसे ज्यादा है लक्षद्वीप की।
सबसे कम किसकी है? दादर और नगर हवेली की। अगर राज्य में बात करें, सबसे ज्यादा साक्षरता केरल की है सबसे ज्यादा, और कम की बात करें राज्यों में तो वो बिहार की है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। वैसे हमने जनसंख्या या जनगणना 2011 से रिलेटेड बहुत ही ज्यादा कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रखा है। आप लगातार वीडियो को देखना, तभी जाके आपको इसका फायदा मिलेगा। अगला है भारत सरकार की किस पहल का एक नया चरण 2022 में कचरा मुक्त शहर बनाने की समग्र दृष्टि और मल की कीचड़ प्रबंधन सहित अपशिष्ट जल उपचार के नए घटक के साथ शुरू किया गया है? तो यह है स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन ये था प्यारे साथियों, स्वच्छ भारत मिशन। अगला क्वेश्चन भी बहुत आसान है, जनगणना से रिलेटेड है। भारत की दशकीय जनगणना किस जनगणना अधिनियम के तहत शुरू की गई थी? ये जनगणना अधिनियम 1948 का है। जनगणना अधिनियम 1948 प्यारे साथियों आप सबको पता होगा 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में जनगणना शुरू हुई थी, और 1881 से रिपन के समय नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी। हमारे लिए नियमित मतलब जो दशकीय जनगणना की हर 10 वर्ष बाद जनगणना की जाएगी, इसके लिए एक्ट बनाया गया था जनगणना अधिनियम 1948 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस विदेशी शक्ति ने भारतीय काली मिर्च के व्यापार को एक शाही अधिकार बना दिया गया था? इसका राइट आंसर, ये नया क्वेश्चन हमारे लिए शिफ्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो पुर्तगाली इसका राइट आंसर है प्यारे साथियों। किस विदेशी शक्ति ने? तो पुर्तगालियों ने। आप सबको पता होगा कि 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था। वास्को डी गामा भारत आया था 1498 में, और यहां से जो ये मसाले लेके गया था, इनका पुर्तगाल में 60 गुना ज्यादा प्रॉफिट मिला था, 60 गुना ज्यादा। पहले साथियों वास्को डी गामा कालीकट जो कि केरल का तट है, केरल का तट वहां पर पहुंचा था। राजा जयमोरिन, कालीकट का राजा था राजा जयमोरिन ने इसका स्वागत किया था। इसका जो स्वागत किया था वो किसने किया था प्यारे साथियों? राजा जयमोरिन ने किया था। राजा जयमोरिन ने इसका स्वागत किया केरल के अंदर। बाद में दोबारा से 1502 में वास्को डी गामा दोबारा से भारत आया था। दोबारा भारत कब आया? 1502 में। बहुत सारे व्यक्तियों को लेकर भारत आया था, और तभी इन्होंने अपनी व्यापार करने की नीति, फैक्ट्री लगाने की नीति भारत में शुरू की थी जब दूसरी बार आया था। तो ये क्वेश्चन था हमारा पुर्तगालियों से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिख धर्म के निम्नलिखित गुरुओं में से कौन अंतिम गुरु थे? बहुत ही आसान क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर है गुरु गोविंद सिंह। प्यारे साथियों आप सबको पता होगा सिख धर्म अंतिम गुरु पूछा गया है। यहाँ पे टोटल 10 गुरु हैं। अंतिम गुरु पूछा गुरु गोविंद, जिनकी समाधि नांदेड़ में है। जिनकी समाधि कहाँ पे है? नांदेड़ में। गुरु गोविंद ने ही जफरनामा लिखा था। गुरु गोविंद ने ही जफरनामा लिखा था। और गुरु गोविंद के द्वारा जफरनामा लिखा गया। इनकी समाधि नांदेड़ में है। और सिख धर्म के जो संस्थापक हैं वो गुरु नानक जी हैं। गुरु नानक जी ये सिख धर्म के पहले गुरु माने जाते हैं, गुरु नानक जी। इसके बाद गुरु अंगद या कुछ और भी कई सारे गुरु बदले गए थे। लास्ट में जो गुरु थे ग्रुरु गोविंद थे, 10वें गुरु के बाद अगला गुरु नहीं बनाया गया। जो ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब को ही नेक्स्ट गुरु घोषित कर दिया गया था। गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु अर्जुन देव ने लिखा था। गुरु अर्जुन देव के द्वारा लिखा गया था। गुरु अर्जुन देव को प्यारे साथियों को मृत्यु दंड दिया था। फांसी का दंड दिया गया था, और जहांगीर के द्वारा इनको फांसी तोड़ा गया था। जहांगीर के द्वारा इनको फांसी की सजा दी गई थी। अर्जुन देव प्यारे साथियों 5वें गुरु हैं। सिखों के 5वें गुरु हैं अर्जुन देव ने ही गुरु ग्रंथ साहिब को लिखा था, और गुरु ग्रंथ साहिब को ही आखिरी गुरु बनाकर यहाँ पर जो 11वें गुरु के तौर पे हम जान सकते हैं। इसके बाद कोई गुरु का चलन समाप्त कर दिया गया था। तो यहाँ पे अंतिम गुरु पूछा गया है, वहां गुरु गोविंद। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा, नवंबर 2022 तक भारतीय इतिहास में निम्नलिखित में से किस अवधि में राजपथ
गणतंत्र दिवस परेड नहीं किया गया था। तो 1950-1954 तक यहाँ पे कोई भी राजपथ मैं प्यारे साथियों आपको बता दूं, गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में, गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में मैं आपको यहाँ पे दो चीजें हैं, एक है स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को प्यारे साथियों प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले पर झंडा फहराया जाता है। लाल किले पर झंडा फहराया जाता है और गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में राजपथ पर गणतंत्र परेड की जाती है और यहाँ पर जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो ध्वजारोहण करते हैं। तो 1950 से 1954 तक ये परेड का जो परेड नहीं की गई थी, 1954 के बाद ये परेड शुरू की गई थी। प्यारे साथियों आज की क्लास में हम 35 क्वेश्चन ही रखेंगे, इसके बाद के जितने भी क्वेश्चन 15 क्वेश्चन बच जाते हैं शिफ्ट के, उनको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। प्यारे साथियों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। कोशिश की है आपके लिए वो कंटेंट अवेलेबल कराने की जो बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है, एग्जाम में आपको डायरेक्ट छिपा मिलेगा, यहां तक कोई भी यूट्यूबर या अन्य टीचर अप्रोच नहीं कर पाता। कुछ ऐसे टॉपिक मैं एग्जाम को की को पकड़कर आंसर की यहाँ पे इसके क्वेश्चन को पकड़कर वहां से डायरेक्ट टॉपिक आपके लिए खींच के लेके आता हूं। तो प्यारे साथियों अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं अगले पार्ट में। जय हिंद।